हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 समाज विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे जो भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे ना, वो इसी पीडीएफ के अंदर से होने वाले हैं। और मैं बता दूं, ये वीडियो का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। आपकी आधी बुक जो है ना, चैप्टर नंबर 1 से लेकर संविधान की ओर कैसे से लेकर आपका विधायिका तक के सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुका हूँ। बाकी इस वीडियो के अंदर करवा रहा हूँ मैं। ठीक है। इसकी पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आप सोच रहे होगे, सर आप अगर पीडीएफ दे रहे हो तो वीडियो क्यों बना रहे हो? वीडियो बनाने का रीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना इन 2-3 सालों में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि बहुत ही ज्यादा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन घुमा के आ रहे हैं। ठीक है। तो वीडियो जब आप देखो तो मैं आपको बता दूं, हर एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैं ये भी बताते रहूंगा कि ये क्वेश्चन किस अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है जी। चलो, अब अपने क्वेश्चन वगैरह शुरू कर देते हैं। हाँ, एक और बात, एमसीक्यू वगैरह भी जो है इसी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है। बाकी एमसीक्यू के लिए मैं अलग से लाइव वगैरह भी लूंगा। भरत कुमार, ये वाला भरत खोरवाल वाला मेरा चैनल है, इस पे आ जाना, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। लाइव वगैरह क्लास में यहाँ पर लूंगा और सारे के सारे एमसीक्यू वगैरह और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑल दो वीडियो के अंदर ही मैं मैक्सिमम आपके एमसीक्यू कवर करवा दूंगा, बट स्टिल ठीक है। चलो जी, आ जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, न्यायपालिका क्या है और हमें न्यायपालिका की क्या जरूरत है। सबसे पहले तो न्यायपालिका सरकार की वह शाखा है जो कानून की व्यवस्था करती है, वाद विवाद को निपटाती है। किसके बीच वाद विवाद को निपटाती है? कोई भी, या तो लोगों के बीच में वाद विवाद हो, या दो राज्य के बीच में वाद विवाद हो, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में वाद विवाद हो, तो उसका निपटारा करती है। याद रखना ये बात, क्योंकि आगे आने वाली है ये वाली चीज। ठीक है। और नागरिकों को न्याय वगैरह दिलाने का काम करती है। अब जो लाइन है ना, वो आपको लिखनी है, और इसका अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है कि न्यायपालिका को लोकतंत्र की पहरी और संविधान का संरक्षण भी माना जाता है। तो न्यायपालिका ही नजर रखती है कि लोकतंत्र में कुछ गलत काम ना हो और सब कुछ है ना संविधान के अकॉर्डिंग हो। ये जो है वो नजर न्यायपालिका रखती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको? चलो, अब हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की क्या जरूरत है, मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों होनी चाहिए? पहली बात है, न्यायपालिका स्वतंत्र इसलिए होनी चाहिए ताकि जो न्यायाधीश है, यानी जो जज है, आपको पता है ना न्यायपालिका का मतलब होता है जुडिशरी, यानी कोर्ट वगैरह के सिस्टम को कहते हैं। तो जो जज होता है ना, कोर्ट का जज होता है, वो बिना डर के फैसला सुना पाए, इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कि कानून का शासन अच्छे से चले, यानी कानून ढंग से चले। ऑब्वियसली बात है, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी वो बढ़िया फैसले ले पाएगी और कानून के अकॉर्डिंग ही सारा का सारा काम करेगी। नेक्स्ट है अधिकारों की रक्षा हो। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी वो बाकी लोगों के अधिकारों की रक्षा कर पाएगी। और विवादों का हल जो है वो बहुत ही ढंग से हो, इसलिए भी न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। और सरकार के बाकी अंग न्यायपालिका को के काम में हस्तक्षेप ना करे। ठीक है। अब देखो, विधायिका होती है जो कानून बनाती है, कार्यपालिका होती है उस कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका होती है जो देखती है कि सब कुछ जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग होता रहे। तो बेसिकली न्यायपालिका अपना जो काम है वो ढंग से कर पाए, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार के जो बाकी अंग होते हैं ना, इसको सरकार कर लेना। एक वीडियो बनाने का ये भी मोटिव है, क्योंकि छोटी छोटी कभी कभार है ना, टाइप मैं करता हूँ तो मात्रा की इधर उधर हो जाता है, तो वो भी मैं बताता रहूंगा। ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जो बाकी अंग है, यानी विधायिका और हमारी कार्यपालिका, वो न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप ना कर पाए। इसी वजह से न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। क्योंकि अगर स्वतंत्र नहीं होगी तो बार बार जो कार्यपालिका है, विधायिका है, वो बार बार जज को चेंज करवाएगी या जज के फैसले को चेंज करवाने की कोशिश करेगी, है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में संविधान के विभिन्न प्रावधान क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, अभी अभी हमने देखा। कैसे स्वतंत्र है? संविधान में ऐसी क्या चीजें हैं जो जिससे हमें ये पता चलता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है? तो ये कुछ पॉइंट है। सबसे पहले, न्यायाधीशों का आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। जो जज होता है ना, आप है ना पार्लियामेंट के अंदर सब कुछ डिस्कस कर सकते हो, बट जज के आचरण के बारे में, जज ने अगर कोई फैसला सुना है उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। ये देखो कितनी पावरफुल एक चीज है जज के पास, कि जज की बात पूरे, मतलब आप दूसरी कंट्री की जो चीजें हैं उसके बारे में भी पार्लियामेंट में बात कर सकते हो, बट जज के बारे में बात नहीं कर सकते कि जज ने ये फैसला सुनाया गलत है वलत है ना। इसके बारे में ना आगे और बताऊंगा, एक केशवानंद भारती वाला केस है, वो भी इससे रिलेटेड है। चलो, दूसरा, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं है। ठीक है। न्यायपालिका को शपथ शपथ जो है, जो हमारा सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको शपथ दिलवाने का काम बेशक राष्ट्रपति का होता है, बट है ना विधायिका बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती। पहले करती थी, बट अब क्या होता है कि जो सबसे एजेड होता है ना, जैसे कि मान लो मैं जज हूं, मेरी उम्र है 58 साल, आप हो, आपकी है 57 साल, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को पहले आगे प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अब है ना एज के अकॉर्डिंग दी जाती है, विधायिका को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि विधायिका को शामिल किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने ऐसे ही जज को करेंगे जो उनके लिए फैसला सुनाए, है ना। नेक्स्ट है कि न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है।
जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वह निडर होकर कार्य कर सके। उन्हें केवल असाधारण मामलों में ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, जैसे कि बाकी जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना, उसमें क्या होता है कि कोई बंदा बना, काम अच्छा नहीं लगा या कुछ गड़बड़ करी, उसको हटा देते हैं। बट ऐसा है ना, न्यायाधीश के साथ नहीं हो सकता। अगर न्यायाधीश को हटाना है ना, तो आपको वही सिस्टम अपनाना पड़ेगा हटाने के लिए जो आप राष्ट्रपति को हटाने के लिए लगाते हो। याद है ना कौन सा, महाभियोग। तो इसलिए न्यायाधीश, और ऐसा क्यों किया गया है, ताकि न्यायाधीश को डर ना लगे, यार मैं ये फैसला सुना दूं तो मेरी जॉब चली जाएगी, है ना। तो इसी वजह से उनका कार्यकाल निश्चित है और वो बिना डर के फैसले सुना सकते हैं। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना अत्यंत कठिन है। महाभियोग में आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट है इनकी वेतन जो होती है ना, इनकी सैलरी, उनको विधायिका से मंजूरी नहीं लेनी पड़ती, है ना। इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, सबकी सैलरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही जाती है, बट इनका अलग से फंड बनता है। तो इनको डरने की जरूरत नहीं है कि किसी महीने इनकी सैलरी आएगी या नहीं आएगी, आती ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि न्यायाधीशों का अधिकार उन्हें किसी भी अनुचित आलोचना से बचाता है। मतलब आप है ना, आलोचना नहीं कर सकते उनकी, है ना। और न्यायपालिका उन लोगों को दंडित कर सकती है जो अदालत की अवमानना का दोषी है। अवमानना का मतलब है, अगर मान लो आपने न्यूज चैनल पे या कहीं भी, या मैंने यूट्यूब चैनल पे मान लो किसी जज के बारे में कुछ गलत बोल दिया, है ना, तो मेरे पे फिर केस हो सकता है, ठीक है। तो ये है अवमानना। अब मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, समझ रहे हो, सही में हो जाए क्या पता, ठीक है। वैसे पर्टिकुलर जज के बारे में नहीं बोल सकते। अब चलो, न्यायपालिका के निर्देशों का पालन देश की विधायिका और कार्यपालिका को भी करना। अगर न्यायपालिका ने कोई फैसला सुना दिया, उसके बाद तो भाई कुछ नहीं हो सकता। फिर आप चाहे विधायिका कुछ भी कर ले, कार्यपालिका चाहे कुछ, सीएम कुछ बोलता रहे, पीएम कुछ बोलते रहे, फाइनेंस मिनिस्टर होम, एक बार न्यायपालिका ने जो फैसला दे दिया वो फाइनल होता है, उस पर बात नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है? उत्तर बताइए, 100 वर्ड में लिखना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता है कि देखो, अगर मिनिस्टर या मंत्री वगैरह कुछ काम करते हैं तो उनको लोगों को जवाब देना पड़ता है ना। वो बाकी मेंबरों को या संसद को जवाब देना पड़ता है। तो क्या न्यायपालिका को किसी को जवाब नहीं देना पड़ता? क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि उसे किसी को जवाब नहीं देना पड़ता? नहीं। आपको क्या लिखना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि वो जवाबदेह नहीं है। न्यायपालिका जो है वो जवाबदेह है, बट वो संविधान को लेकर है, ठीक है। वो सिर्फ संविधान को लेकर जवाबदेह है, और वो सिर्फ उनको जनता के प्रति, देश की जनता के प्रति जवाबदेह है। उनको पता है कि यार अगर हम कुछ गलत फैसला सुनाएंगे तो लोग जो है वो आवाज उठाएंगे। तो इसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका दो, एक तो संविधान को लेकर, लोकतंत्र की परंपराओं को लेकर, और देश की जनता के प्रति जो है न्यायपालिका जो है वो जवाबदेह। बाकी मैंने आंसर लिखा हुआ है, इसको रीड कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसे सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं और उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, ठीक है। अब देखो मेरा ये सिस्टम समझ लो। जैसे कि मान लो राष्ट्रपति है, ठीक है, प्रेसिडेंट लिख देते हैं, पी लिख देते हैं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है, बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनसे विचार विमर्श करके एक जज को चुनता है, जिसको कहते हैं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश होता है ये सुप्रीम कोर्ट का। और फिर अगर मान लो कोई बाकी सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों को चुनना हो तो सीजीआई, फिर अब सीजीआई तो चुन गया, तो सीजीआई जो है वो हेल्प करता है प्रेसिडेंट की इनको चुनने में। अब आप बोलोगे सर आपने ऊपर बोला था कि न्यायाधीशों को चुनने में जो है वो कार्यपालिका का कोई रोल नहीं होता, तो राष्ट्रपति तो रोल निभा रहा है, वो तो सलाह ले रहा है, शपथ वगैरह दिला रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अब है ना सिर्फ नाम की है राष्ट्रपति की पावर। राष्ट्रपति जो है वो सिर्फ एक्चुअल में होता क्या है, होता ये है कि ये नहीं देखा जाता कि भाई प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है, ये देखा जा रहा है कि ज्यादा एज जो है, ज्यादा एक्सपीरियंस किस जज को है उसी को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये सिस्टम होता है। तो देखो नीचे वाले पॉइंट में यही बात लिखी हुई होगी, लेकिन कुछ समय बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक नई प्रणाली अपनाई, सुझाव दिया कि मुख्य न्यायाधीश जो है 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की परंपरा, मतलब जो वरिष्ठ जो न्यायाधीश है, जो जिनकी सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हीं में से एक को चुना जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि अब न्यायपालिका की संरचना बताइए। तो आपको पता है कि 4 टाइप के कोर्ट होते हैं। एक तो होता है अधीनस्थ अदालत, उसके बाद होती है जिला अदालत, उसके बाद होती है उच्च अदालत, और उसके बाद होती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर अधीनस्थ न्यायालय का आपको फैसला समझ नहीं आया तो आप जिला अदालत में जा सकते हो। जिला अदालत का फैसला समझ नहीं आया, आपको अच्छा नहीं लगा, उच्च न्यायालय में जा सकते हो। बट उच्च न्यायालय के बाद अगर आप सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला दिया है तो उसको आप नकार नहीं सकते, आप फिर कहीं भी चले जाओ, ठीक है। चलो ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों का काम होता है रिट जारी करना। रिट अगर आपको याद हो तो हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर भी देखा था, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बंदे के अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो जो न्यायपालिका है, खासकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ये रिट जारी करती है, ऑर्डर देती है, ठीक है।
अब देख लेना कि इसमें कौन कौन से केसेस आते हैं, बाकी तो सिंपल लिखा हुआ है। बट यहाँ पर जो होता है फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमे ही पर विचार किया जाता है, मतलब जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उन पे ही मुकदमे वगैरह देखे जाते हैं। तो जिला अदालत है, उसके दायरे में एक जिला आता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं जिस एरिया में रहता हूँ, वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ, तो वेस्ट दिल्ली में एक कोर्ट है नांगलोई के अंदर, है ना। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कोर्ट होती है, 30,000 कोर्ट है, 30,000 तो जहाँ तक मेरे को पता है हाई कोर्ट है। तो हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होती है, एक हाई कोर्ट का इलाका ऑब्वियसली बात है एक राज्य का इलाका होता है, जिला अदालत का एक जिला का जिला का एरिया होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसका पूरा भारत होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुनाया तो दुनिया भारत की किसी भी अदालत में नहीं जा सकते, और भारत के बाद तो आप फिर कहीं जा ही नहीं सकते। तो न्यायाधीश को हटाया कैसे जाता है, मैंने आपको बता दिया था। न्यायाधीश को हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए यूज होती है, जिसको कहते हैं महाभियोग। ओके, महाभियोग पता है ना क्या होता है? पहले आपको लोकसभा से वो बिल पारित करवाना पड़ता है 2/3 मेजोरिटी के साथ, फिर राज्यसभा से पारित करवाना पड़ता है 2/3 मेजोरिटी के साथ। अब ये क्वेश्चन है ना, ये लिख लो। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपके क्लास में 90% बच्चे जो है इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसके चांसेस बहुत रहते हैं इस क्वेश्चन के आने के। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहली बात तो इस पीडीएफ के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुन लो क्या हुआ था। क्वेश्चन क्या है ये, 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय वगैरह बताइए, इसको केशवानंद भारती केस से बताना है आपको। ठीक है, या अगर आपसे पूछे कि संविधान का मूल ढांचा बताइए, मैंने 3 चीजें बोली है। 1973 के बारे में बात करें क्वेश्चन पेपर के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में, केशवानंद भारती के बारे में बात करें, या मूल ढांचे की बात करें संविधान की, तो यही आंसर लिखना है। अब आप सुनो, मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ आपको, फिर आपको समझ आएगा। बात क्या थी कि हमारे एक इदनीर मठ है, हमारे साउथ इंडिया में एक इदनीर मठ है। मठ मठ के जो है वो मठाधीश है, जिनका नाम था केशवानंद भारती। तो सरकार ने क्या करी थी, उनकी लैंड वगैरह ले ली थी। सरकार ने लैंड ले ली कि जो डेवलपमेंट करेंगे, तो ये चलेगा जी कोर्ट में। कोर्ट ने कहा जी, उस टाइम में ना हमारा एक संपत्ति का अधिकार होता था, कोर्ट ने कहा कि आप उनकी जमीन नहीं ले सकते। उसके बाद है ना, पार्लियामेंट जो है वो डिस्कस करने लगा, देखो जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें डेवलपमेंट नहीं करने दे रहा, बोल रहा है कि जी मठ की जमीन उनको वापस कर दो ये। उसके बाद है ना, संविधान जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय, उन्होंने 3-4 चीजें बोली, और वही चीज है ये। तो संविधान जो हमारे जो न्यायपालिका है, उन्होंने बोला कि संविधान का ना एक मूल ढांचा है, और मूल ढांचे को आप संशोधन करके भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। और अगर उसमें ना क्या लिखा हुआ है वो आपको सिर्फ हम ही बताएंगे, और उस पर निर्णय लेने का अधिकार भी सिर्फ हमारा है। और दूसरी बात है कि अगर मतलब जो भी हम फैसला सुनाने हैं ना, आप उसकी चर्चा संसद में नहीं कर सकते। और उसी के बाद जो है वो संसद में फिर चर्चा होना बंद हो गया। उससे पहले सुप्रीम जो जज है उनके बारे में बात होती थी, बट उसके बाद बोलना ऐसे, उसने फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसे आप अगर हमारे फैसले पे, जो कि हमने संविधान के अकॉर्डिंग फैसला सुनाया, अगर उसके बारे में आप संसद में जाके आलोचना करोगे, तो लोगों को लगेगा कि जी हम अच्छा काम ही नहीं कर रहे, बल्कि हम तो सिर्फ संविधान की बात सुन रहे हैं। तो फिर ये बातचीत हुई, और एंड में जाके निर्णय ये लिखना निकला कि जो है वो आप संसद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजों की आचरण पर उंगली नहीं उठा सकते। और लास्ट ये बोला कि लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बेहद जरूरी है। विधायिका जो है उसको न्यायपालिका के फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये बोला था 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है जी, क्लियर हो गया। केशवानंद भारती कौन थे? ये बेसिकली उस मठ के मठाधीश थे। ठीक है, शंकराचार्य थे शायद, है ना, मठ के मठाधीश। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, या 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बताइए, यानी सर्वोच्च न्यायालय क्या काम करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के 5 काम होते हैं। पहला मौलिक काम, अपीली काम, सलाहकारी काम, रिट। तो रिट तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का या जो न्यायपालिका होता सर्वोच्च न्यायपालिका होता है, उसका मेन काम क्या होता है? रिट जारी करना। आपको पता है, ऑर्डर जारी करना, यानी अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो तो ये ऑर्डर जारी करता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, ये मैंने आपको बताया था पुरानी वीडियो में, यानी पहले वाले पार्ट में। ठीक है, वो देख लेना अगर वो आपने नहीं देखा तो। फर्स्ट पार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता दूं फर्स्ट चैप्टर आपका सबसे ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। ठीक है, बाकी जैसे मैंने बताया नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, और जब क्लिक करोगे ना तो ये पेज खुलेगा। यहाँ पर ईमेल आईडी और फोन नंबर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऑल्दो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैसेज, क्योंकि ये मैं कोई कोर्स तो सेल करता नहीं कभी, है ना, मतलब ऐसे कोई के मंथली या सब्सक्रिप्शन ऐसे नहीं है, नोट्स है ये। ठीक है, और नोट्स भी क्यों सेल करने पड़ रहे हैं ये शायद बच्चों को पता होगा, है ना। जब सिचुएशन खराब हो जाती है फिर अब मैं कुछ कर नहीं सकता अब इसमें, अब मैंने आपको बोला था ये बात। दूसरी बात है कि
अभी शायद इसका जो है वो प्राइस 25 रुपीज़ है। चैप्टर वाइज अगर देखोगे तो एक चैप्टर के नोट जो है वो 5 रुपए के अकॉर्डिंग है। अब आप खुद डिसाइड कर लो, बट इसका प्राइस जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका एक्चुअल प्राइस 200 ही रखा था, बट क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, खासकर वो बच्चे जो कि सीरियस है ना, वो एग्जाम से थोड़ा एक हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, तो इसलिए मैंने अभी ये रखा है। शायद एग्जाम से 3-4 दिन पहले आप देखो तो इसका प्राइस आपको बढ़ावा मिले, ठीक है। ओके, बाकी जो है मैंने बता दिया, एमसीक्यू वगैरह के लिए आप लाइव आ सकते हो इस वाले हमारे भरत कुमार खोरवाल वाले चैनल पे। और हाँ, एक और बात, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, वैसे मैं वीडियो बना के सारे समझा रहा हूँ, फिर भी अगर दिक्कत होती है तो नीचे आओगे ना, ये फ़ोन नंबर दे रखा है, कॉल मत करना बच्चे, व्हाट्सएप करना, या बहुत ही ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप मेल करना और मेरे को अपना नंबर बताना, फ़ोन नंबर बताना कि सर मेरे को इस वाले चीज़ में डाउट है, ठीक है। और मैं प्रेफरेंस पहले मेल को ही दूंगा, अगर आप मेल पे मैसेज मेल करते हो मेरे को, तो पहले मैं मेल वाले बच्चे का जवाब दूंगा, क्योंकि उन्होंने थोड़ी मेहनत करी है मेल करने की मेरे को, तो पहले। और मेरे को आप अपना नंबर भी देना कि सर मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये मेरा नंबर है, आप कॉल कर लो, ठीक है जी। क्लियर हो गया? चाहे फिर मैं आपको व्हाट्सएप कॉल करूँ, नॉर्मल कॉल करूँ, टेलीग्राम पे कॉल करूँ, कैसे भी कॉल करूँ, बट मैं कॉल करूँगा आपको, एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चलो जी। और बाकी मेन पॉइंट टेक वाला चैनल है हमारा, बेसिकली इस पे मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, वेबसाइट कैसे बना सकता है। वेबसाइट से याद आया, हमारी एक मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट भी है, www.mainpointstudy.in, वो जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। ओके। और बाकी एक और बात यार, कि अगर मान लो आपको मैक्सिमम चैप्टर आपके क्लियर है, किसी पर्टिकुलर 1-2 चैप्टर में आपको दिक्कत है, ठीक है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी पीडीएफ दे दूंगा। जैसे कि अगर मान लो आपको लग रहा है कि यार मेरे को पूरे चैप्टर के सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ लर्न करने की जरूरत नहीं है, तो चैप्टर वाइज भी मैंने दे रखे हैं, ठीक है। चलो जी। तो दूसरा होता है जी मौलिक। मौलिक का मतलब क्या होता है कि अगर मतलब दो राज्यों के बीच में, या संघ और राज्य के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई वाद विवाद हो जाए, तो उसका निपटारा करना भी काम जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार है, ठीक है। तीसरा है जी अपीली। अपीली का मतलब क्या है कि अगर कोई अपील करता है अधीनस्थ न्यायालय से, है ना, जिला अदालत से और उच्च न्यायालय से, अगर कोई अपील करता है सर्वोच्च न्यायालय में, तो उन अपीलों को सुनना, उन अपीलों की सुनवाई करना भी काम जो होता है वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का होता है। सलाहकारी का मतलब होता है सलाह देना। अगर मान लो कानून के समक्ष, मान लो जैसे कि आपको पता है राष्ट्रपति को है ना सिग्नेचर करने के लिए आता है बिल वगैरह, है ना, ताकि वो कानून बन सके, तो अगर मान लो राष्ट्रपति को कोई सलाह चाहिए होती है, तो राष्ट्रपति को सलाह देना भी काम जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का होता है। और विशेष अधिकार ये होता है कि भारत के अंदर कोई भी अदालत के अंदर कोई भी अगर फैसला सुन रहा हो ना, तो उसकी सुनवाई वो अपने ऊपर ले सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्वलोकन क्या होता है, ठीक है, और न्यायिक सक्रियता क्या होता है। पहले तो मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ, न्यायिक सक्रियता क्या होता है, ठीक है। न्याय सक्रियता का मतलब होता है कि न्यायपालिका सक्रिय है, यानी एक्टिव है, ठीक है। न्यायपालिका कैसे एक्टिव है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इससे ना न्यायपालिका के सक्रिय होने से थोड़ी दिक्कतें भी आती है। अब न्यायपालिका के सक्रिय होने से दिक्कतें कैसे आती है, पहले बता देता हूँ। न्यायपालिका एक्टिव है। न्यायपालिका के एक्टिव होने का मतलब है कि न्यायपालिका क्या करती है कि कभी कभार क्या होता है कि अगर कोई कानून विधायिका गलत बना देती है, तो उस पर रोक भी लगाती है और नया कानून भी बना देती है, जबकि कानून बनाने का काम किसका है, विधायिका का है ना। तो न्यायपालिका का सक्रिय है, अगर न्यायपालिका एक्टिव है तो वो नए कानून भी बना देती है। कभी कभार अगर उसे लगता है कि जो अभी कानून है वो सही नहीं है और विधायिका ढंग से काम नहीं कर रही, तो वो नया कानून बना देती है। इसकी वजह से कभी कभी विधायक और न्यायपालिका के बीच में विवाद भी हो जाता है। आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि न्याय सक्रियता जो है वो कैसे न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में विवाद उत्पन्न करता है। तो आप बताना कि न्यायपालिका जो है, न्यायिक सक्रियता, अगर न्यायपालिका ज्यादा सक्रिय होती है तो वो क्या करती है, कभी कभार अलग अलग मुद्दों पर जो है वो कार्रवाई वगैरह करती है। जैसे मान लो पॉल्यूशन से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है देखना, विधायिका का काम होता है देखना, पॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया या करप्शन से रिलेटेड हो गया, ये जो भी होता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज करती है ना करप्शन वगैरह की देख रेख, बट न्यायपालिका को करना पड़ता है अगर उसे लगता है, और कभी कभी नए कानून भी बना देती है, जिसकी वजह से विधायिका ये कहती है कि आप हमारा काम क्यों कर रहे हो, इसकी वजह से न्यायपालिका, कार्यपालिका और हमारी विधायिका के बीच में विवाद उत्पन्न होता है। एक और पावर है न्यायपालिका की, जिसको कहते हैं न्यायिक पुनर्वालोकन। न्यायिक पुनर्वालोकन का मतलब होता है कि न्याय दोबारा से देखो, न्यायिक पुनर्वालोकन, पुनर्वालोकन का मतलब होता है दोबारा से देखना, रिव्यू करना, पुनः रिव्यू करना। इसका मतलब क्या होता है कि अगर विधायिका कोई कानून बनाती है और न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि वो जो कानून बनाया गया ना वो संवैधानिक रूप से सही नहीं है, वो गैर संविधानिक है, मतलब संविधान के नियमों का पालन नहीं करता, तो उसको वो रिव्यू पे लगा सकती है, उस पर रोक लगा सकती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं न्यायिक पुनर्वालोकन, ठीक है जी। अब इसको रीड कर लेना, ये पूरा का पूरा यही बता रखा है कि न्यायपालिका सक्रिय है। और न्यायपालिका सक्रिय कैसे, एक और चीज बता देता हूँ, एक कहते हैं जिसको PIL,
PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे कहते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका जो है उसको भी सुनती है न्यायपालिका। जनहित याचिका मतलब होता है कि मान लो मैं देख रहा हूँ कि किसी बंदे के साथ जो है कुछ गलत हो रहा है और मैं उसके बिहाफ पे केस कर रहा हूँ, है ना, और उन केसों को सुनना भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनती है उन केसों को। इससे पता चलता है न्यायपालिका कितनी सक्रिय है, क्योंकि वो नए कानून पर भी कभी कभार कानून पे भी रोक लगा देती है अगर उसे गलत लगता है तो, है ना, वो नए कानून भी बना देती है। जो चीजें उनके अंडर नहीं आती वो भी उन्हें करनी पड़ती है कभी कभार, है ना, क्योंकि अगर लोगों को दिक्कत है, जैसे पॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है न्यायपालिका, तब भी वो बोल देती है ना। कभी कभार नियम और कानून बनाने के लिए सरकार वो फोर्स भी करती है, यही बात है, ठीक है। तो न्याय सक्रिय बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा एक और बात बता दूं, जब भी मैंने पीडीएफ, पिछली वाली पीडीएफ के अंदर भी मैंने सम इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा था हर चैप्टर के उसमें, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कम इंपॉर्टेंट है, बट देखो मैंने बोला था ना आधा नंबर भी नहीं कटने दूंगा, इसलिए मैंने ये भी इंक्लूड करे हैं। तो न्यायपालिका का संविधान में दिए गए अधिकारों की रक्षा कैसे करता है? रिट द्वारा, है ना, अगर किसी मौलिक अधिकार का हनन हो जाए तो रिट जारी कर भी न्यायपालिका जो है वो लोगों के लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। और न्यायिक पुनर्वालोकन, अगर मान लो कोई ऐसा कानून बनाती है विधायिका जो कि गलत है, तो उस पर रोक लगाने का काम भी न्यायपालिका का होता है, ताकि लोगों के अधिकारों की रिस्पेक्ट बनी रहे, जिसको कहते हैं न्यायिक पुनर्वालोकन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं, ये कुछ वो लिखे हुए हैं हमारे अनुच्छेद। अनुच्छेद 137 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेशों पर पुनर्विचार करने की शक्ति होगी। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने किसी को बोला कि आप क्रिमिनल हो और आपको 5 साल की सजा मिलेगी, और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को लगता है यार, फिर वो दोबारा से मान लो उस फाइल को पढ़ता है जज और देखता है यार ये तो चीज़ मैंने छोड़ी दी, फिर दोबारा से उस फैसले को सुन सकता है। एक बार वो देने के बाद 5 साल की जेल देने के बाद भी दोबारा सुन सकता है और उसे रिहा भी कर सकता है, ठीक है। इसे कहते हैं अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 144 क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या सभी सिविल विधायिका प्राधिकार उच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। यानी भारत के अंदर जितनी भी विधायिका है या आप कह सकते हो कार्यपालिका है, जो भी ऑफिसर वगैरह है, वो न्यायपालिका के आदेशों पे काम करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। अगर न्यायपालिका बोलता है कि ये रिपोर्ट बनाओ, किसी पुलिस वाले को कहते हैं, तो बनानी पड़ेगी उसे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि संघवाद क्या और संघवाद की विशेषता बताओ। तो ये तो संघवाद की डेफिनेशन है कि संघवाद का मतलब क्या होता है। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से ज्यादा स्तर की सरकारें होती है, ठीक है जी। और संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो पहला, यहाँ सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। आपको पता है ना संघीय सरकार क्या होती है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर हमारी लोकल गवर्नमेंट आती है जिसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट को हिंदी में स्थानीय सरकार, ठीक है। नेक्स्ट है कि अलग अलग स्तर की सरकारें अपने अपने नागरिक समूह पर शासन करती है, और कानून जिस पर वह कानून बनाने और कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना क्षेत्र अधिकार होता है। दिल्ली की गवर्नमेंट दिल्ली के लोगों से टैक्स लेती है, हरियाणा की गवर्नमेंट हरियाणा के लोगों से टैक्स लेती है, पंजाब की गवर्नमेंट पंजाब के लोगों से टैक्स लेती है, तो ऐसा बंटा हुआ होता है। नेक्स्ट है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार संविधान में लिखे होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी देता है। मतलब सबकी पावर जो है वो संविधान के अंदर लिखी होती है, हर क्षेत्र सरकार की, है ना, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, और हमारे लोकल गवर्नमेंट की, स्थानीय सरकार की। नेक्स्ट है कि संवैधानिक के मौलिक प्रावधान को किसी एक स्तर की सरकार नहीं बदल सकती, उसके लिए उसे बाकी स्तर की सरकारों से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब अगर केंद्र सरकार बहुत ही ज़्यादा मेन चेंज करना चाहती है तो उसे राज्य सरकार से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा कि अदालत को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्यवस्था करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच में अधिकारों के वाद विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक होगी। यानी अगर किसी दो स्टेट के बीच में या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद हो जाता है ना, तो उस विवाद को सॉल्व करने का काम जो होता है न्यायपालिका का होता है। हाँ, मन में काम कर रहा हूँ मैं अभी, कोई फोन नहीं किया था, वो गैस का वो बोल रहा है इतना ही होगा, कम फ्लेम नहीं होगी, फ्लेम बंद नहीं होगी, फ्लेम कम नहीं होगी उसकी, बाकी वो लीकेज सही करके चला गया। नहीं इतनी है। हाँ कर गया। मम्मी अभी मैं काम कर रहा हूँ, बस हो जाए, खा रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ मैं, ठीक है मम्मी, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हमारा वृत्तीय स्वायत्तता। वृत्तीय स्वायत्तता का मतलब क्या है कि जो अलग अलग स्तर की सरकारें हैं ना, उनके राजस्व का अलग अलग स्रोत निर्धारण है। केंद्र सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे, राज्य सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे, है ना, जो हमारे स्थानीय सरकार है उनके पास कैसे, ये पहले से संविधान में दे रखा है, ठीक है।
और ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि जो स्थानीय शासन होता है उसको क्यों लाया गया है, ताकि एक तो सबसे पहले तो देश की एकता बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे और क्षेत्र विविधताओं का भी पूरा सम्मान हो। ठीक है। देखो भारत में एक ही सरकार क्यों नहीं है, केंद्र सरकार, हर राज्य की अलग अलग सरकार क्यों है, क्योंकि ताकि राज्य की भी रिस्पेक्ट बनी रहे, राज्य के भी आदर्शों का, राज्य के भी विविधता का, राज्य के भी कल्चर की रिस्पेक्ट हो। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान में सत्ता के विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में किस प्रकार किया गया है। तो ये है जी आंसर। तो आपको पता है एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक संवर्ती सूची है। पहले संघ सूची क्या होती है, संघ सूची के अंदर वह सारे विषय आते हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है ना। जैसे कि मैं आपसे पूछूं रेलवे, रेलवे पे, आर्मी पे, इन पे क्या राज्य सरकार कानून बना सकती है? बिल्कुल नहीं, केंद्रीय बना सकती है, तो क्योंकि वो संघ सूची का टॉपिक है। राज्य सूची में वो सारे के सारे टॉपिक आते हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सूची कानून बना सकती है। जैसे आपका सबसे सिंपल एग्जाम, वैसे मैं बता दूं सारे एग्जाम्पल भी रीड करके जाना, एमसीक्यू में अलग से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। प्रतिरक्षा वही आर्मी वगैरह हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी, विदेशी मामले, युद्ध वगैरह, शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक, वायुसेना, बंदरगाह, विदेशी व्यापार, मुद्रा। और जो राज्य सूची है उसके अंदर एग्जाम्पल देता हूँ, शराब, जैसे कि कुछ स्टेट है, जैसे कि गुजरात है, बिहार है, वहाँ शराब बैन है। कुछ स्टेट है दिल्ली जैसे, इसमें नहीं है बैन। तो ये क्या है, राज्य सूची का टॉपिक है, राज्य सरकार खुद डिसाइड करती है। अब बच्चे कुछ लड़ेंगे कि सर दिल्ली स्टेट थोड़ी ना है सर, केंद्र शासित प्रदेश है सर। अरे ठीक है यार, मैं बोल दिया, इतना गुस्सा नहीं होना, समझ लो एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको सिर्फ। ठीक है। चलो संवर्ती सूची है। संवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, इस सूची के अंदर वो सारे विषय आते हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, बट परंतु अगर विवाद उत्पन्न हो जाए तो केंद्र सरकार का कानून चलेगा। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है, अवशिष्ट शक्तियां वह सारे के सारे उसमें विषय अवशिष्ट शक्तियों में वह सारे के सारे विषय आते हैं जो पहले जब संविधान बनाया था तब नहीं थे बट आज है। जैसे कि आपको पता है जब संविधान हमारा बन रहा था तो क्या इंटरनेट था, क्या साइबर क्राइम होता था, क्या साइबर हरासमेंट होती थी, क्या एआई वगैरह था? नहीं था। तो उससे रिलेटेड कानून को है ना अवशिष्ट शक्तियों में रखा गया और इसको, इस पर कानून बनाने का अधिकार हमारे केंद्र सरकार का है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संघवाद में तनाव के कारण बताइए। ये क्वेश्चन है ना, यहाँ तो आपको बड़ा आ सकता है 5-6 मार्क्स का, यहाँ ये क्वेश्चन है ना अलग अलग पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। सबसे पहले तो देखो क्या है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि भारतीय संघवाद में ना विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? तो भारतीय संघवाद में विवाद उत्पन्न होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला तो केंद्र राज्य के संबंधों को लेकर। ठीक है, केंद्र राज्य के संबंधों को लेकर, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में लड़ाई चलती रहती है। ठीक है, इसकी वजह से हमारे भारतीय संघवाद में जो है वो दिक्कतें आ रही है। अब क्या दिक्कतें आ रही है? पहली तो है वो वित्तीय सहायता को लेकर, वित्तीय स्वायत्ता को लेकर, पैसों को लेकर दिक्कतें आती है। कभी कभार राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि हमको कम पैसे दिए जा रहे हैं, कम आय दिए जा रहे हैं और हमें ज़्यादा स्वायत्ता चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए पैसों के मामले में। नेक्स्ट है प्रशासनिक स्वायत्ता को लेकर, प्रशासनिक स्वायत्ता को लेकर के राज्य सरकार के दैनिक प्रशासन के मामले में और अधिक स्वायत्ता चाहते हैं और राज्य केंद्र सरकार के अधिकारों की शक्ति चाहते हैं। बात क्या है कि ना, बहुत देखो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक आईपीएस ऑफिसर होता है, आईएएस ऑफिसर होता है, वो किसी राज्य में होता है ना, तो राज्य सरकार राज्य सरकार की उस पर कुछ नहीं चलती, बिल्कुल भी राज्य सरकार उस पर नहीं चला सकती अपना जोर। तो यही बोला गया है कि हमको अपने एरिया को करने के लिए थोड़ा कंट्रोल तो दो, ये बोला गया है। नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे को लेकर भी कभी कभार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद चलता रहता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, दिल पे नहीं रहा। जैसे कि मान लो केंद्र सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार अगर कोई नोटिस जारी करती है जो कि हिंदी में है या इंग्लिश में है, तो कुछ स्टेट हैं जैसे कि हमारे साउथ इंडिया में लोग गुस्सा हो जाएंगे कि जी आप हिंदी में क्यों कर रहे हो, तमिल में क्यों नहीं कर रहे? बात उनकी भी सही है ना। बट एज अ लेमैन पर्सन मेरा मानना ये है कि वो लैंग्वेज यूज होनी चाहिए जो लोगों को ज्यादा समझ आए। ठीक है, ये नहीं बोल रहा कि तमिल खत्म हो जानी चाहिए, तमिल देखो, एक कंट्री है ना अपने कल्चर की वजह से जानी जाती है। तमिल भी हमारा कल्चर है, हिंदी भी हमारा कल्चर है, इंग्लिश तो नहीं है बट इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कॉमन यूज हो रही है ना। तो कल्चर हमारा सब है, एक क्षेत्रीय कल्चर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर तमिलनाडु के अंदर आप जाते हो और कोई भी नोटिस आपको हिंदी में दिखता है, तमिल में नहीं दिखता, ये गलत बात है ना। तो बट एक कॉमन लैंग्वेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि हम कम्युनिकेट कर पाए। बाकी एक रीजन लैंग्वेज, मैं जब ये हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी बड़ा मानता हूँ हिंदी को, या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वो लैंग्वेज नहीं है जो मैं घर में यूज करता हूँ, हिंदी। ठीक है, मेरी कल्चरल लैंग्वेज कुछ और है, बच्चों को पता होगा जो जानते होंगे मेरे को। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि रीजनल लैंग्वेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक कॉमन लैंग्वेज को नकार दो।
कॉमन लैंग्वेज भी होना जरूरी है। चलो ये तो पहला मुद्दा समझ आ गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद चलता रहता है, पैसों को लेकर विवाद चलता रहता है, प्रशासनिक पावर को लेकर विवाद चलता रहता है, और सांस्कृतिक और भाषा मुद्दों को लेकर भी विचार चलता रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि राज्यपाल की भूमिका को लेकर तथा राष्ट्रपति शासन को लेकर भी विवाद चलता रहता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल के बारे में मैं आपको बता दूं, राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल को केंद्र सरकार नियुक्त करती है और राज्यपाल के पास यह पावर होती है कि अगर वो चाहे तो वो राष्ट्रपति के माध्यम से अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। उसके लिए वो क्या कर सकता है? लेटर वगैरह राष्ट्रपति को भेज सकता है, और जो हमारी राज्य की जो विधानसभा होती है ना, उसको भी बंद कर सकता, निलंबित कर सकता है, बंद कर सकता है। तो इसको लेकर भी जो है विवाद चलता रहता है। राज्य सरकार कहती है यार, सरकार राज्य में लोगों ने हमको वोट दिया, आपने राज्यपाल बैठा दिया, और राज्यपाल के पास इतनी पावर है कि वो हमको हटा सकता है, तो क्या फायदा? तो इसको लेकर भी विवाद चलता रहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। कई भी कबार है ना, नए राज्यों को लेकर भी मांग चलती रहती है। नए राज्य का मतलब होता है कि एक राज्य, जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर से तेलंगाना का अलग से राज्य बना है ना, तो ऐसे ही बहुत सारे राज्य कहते हैं जी हमें एक अलग, हमारे हमारे राज्य के अंदर से हमें अलग राज्य दे दो। मतलब जैसे कि मान लो एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल दे ही दिया आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में बहुत सारे लोग कहते थे कि जी हमें तेलंगाना एक अलग से राज्य चाहिए, तो फिर तेलंगाना बनाया गया। ऐसी बहुत सारी मांगे चलती रहती है, उसको लेकर भी विवाद चलता रहता है, क्योंकि जब देश में फिर राज्य ऐसे टूटते हैं तो फिर दिक्कतें आती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को लेकर भी, है ना, सीमा को लेकर अंतरराज्य लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं लिखा। अंतरराज्य का मतलब होता है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में ना एक जगह है जिसका नाम है बेलगाम। दोनों उस पे लड़ते हैं। कर्नाटका बोलता है बेलगाम हमारा इलाका है, महाराष्ट्र बोलता है बेलगाम हमारा इलाका है ना। तो इसको लेकर विवाद चलता रहता है। पानी को लेकर विवाद चलता रहता है। पता ही है आपको, कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी, एक दूसरे के सीएम की वो जलाते हैं, वो है ना, वो पुतले जलाते हैं वो, है ना। नेक्स्ट है कि विशेष प्रावधानों को लेकर भी लड़ाई चलती रहती है ना, 370 है। ठीक है, वैसे तो अब 370, ये 371 ए होगा। ठीक है, ऑल दो अब 370 हट चुका है। जैसे आपको पता है कि 371 के द्वारा अब नागालैंड, ऐसा हमें लगता है कि सिर्फ हम जम्मू कश्मीर में 370, तो आपको पता होगा ये कहता है था कि आप जम्मू कश्मीर में जगह नहीं ले सकते, बट सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, बहुत सारे ऐसी जगह है भारत के अंदर जहाँ आप जमीन नहीं ले सकते, तो उनके अधिकारों को भी लेकर लड़ाई चलती रहती है। एक आर्टिकल 6 ए है ना, वो भी वो अलग टॉपिक हो जाता है, वो कभी बाद में बताऊंगा जब आप बड़े हो जाओगे, मेरे कहने का मतलब 12th में आ जाओगे तब। बट विशेष प्रावधानों को लेकर भी लड़ाई चलती रहती है। कुछ राज्य बोलते हैं कि हमको ज़्यादा पावर कम दे रखी है, उस राज्य को ज़्यादा पावर दे रखी है, गोवा को विशेष दर्जा दिया गया है, ये सारी की सारी चीज़ों को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बात करते हैं कि कौन सा प्रावधान भारत में सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण बताइए। भारतीय संविधान की ऐसी 4 विशेषता का उल्लेख कीजिए जिसमें प्रादेशिक सरकार की अपेक्षा केंद्र सरकार, प्रादेशिक सरकार की अपेक्षा केंद्र सरकार ज़्यादा प्रभावशाली है, राज्यपालिका की भूमिका को लेकर नाखुश क्यों है। पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये है इसी के अंडर, बट मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है ना, बहुत सारे राज्य क्या है, वो ये बोलते हैं कि राज्यपाल जो है वो, लोगों ने उसको वोट नहीं दिया, वो जो है वो केंद्र सरकार चुनती है, और राज्यपाल के पास बहुत सारी ऐसी पावर होती है जो सरकार को, राज्य की सरकार को बर्खास्त करने की पावर होती है। वो चाहे तो राष्ट्रपति को लेटर लिख के जो है वो राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, इससे पता चलता है कि जो राज्य सरकार है वो राज्यपाल के शासन को लेकर खुश नहीं है, उनकी पावर को लेकर खुश नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, इन चारों के क्वेश्चन का, ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसका मतलब ये है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको पता है भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। मैं आपसे पूछूं ज्यादा पावरफुल कौन सी है, तो आप बोलोगे केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। तो केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल कैसे है? क्या चीजें ऐसी है जो केंद्र सरकार को ज्यादा पावरफुल बनाती है, तो वो लिखना है। सबसे पहले तो है कि जो केंद्र सरकार है वो किसी भी राज्य का एरिया बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसका नाम वगैरह चेंज कर सकती है, तो इससे हमें पता चलता है कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर है। दूसरा, कि केंद्र सरकार जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है आपातकाल के टाइम में, जब इमरजेंसी लगाई जाती है ना देश के अंदर, तो उस समय राज्य सरकार की नहीं सुनी जाती, सिर्फ केंद्र सरकार का ही रूल चलता है। तो उससे भी पता चलता है हमें कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर है। ऑल्दो ये रीड करना है, मैं समझा रहा हूँ, बट एक बार रीड करके जाना एग्जाम में। देखो, एग्जाम में आपको कितना आता है वो मैटर नहीं करता, आप कितना लिखते हो वो मैटर करता है। समझ रहे हो? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सब कुछ पढ़ के जाते हैं, 100 आउट ऑफ 100 का पढ़ के जाते हैं, बट उनके 100 नहीं आते, 96, 97, है ना, 90 पे, कभी कभार तो 85 आ जाते हैं। ऐसा नहीं है उनको आता नहीं था, बात यह है कि वो लिख नहीं पाए। तो लिखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए मेहनत करके पूरा का पूरा ये आंसर लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको रीड करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सामान्य स्थिति में भी केंद्र सरकार के पास ज़्यादा ही पावर होती है, आपको पता ही है।
ठीक है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, केंद्र सरकार के पास ज़्यादा टैक्स वगैरह भी जाता है, अनुदान वगैरह ज़्यादा जाता है, और केंद्र सरकार ही राज्य को फिर पैसे वगैरह देती है, और राज्य सरकार भी पैसे के लिए कहीं न कहीं केंद्र सरकार पे डिपेंड रहते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर है, और जो राज्यपाल है वो तो मैं आपको बता ही चुका कि राज्यपाल के पास इतनी पावर है कि वो राज्य सरकार को हटा सके, विधानसभा को भंग कर सके, राष्ट्रपति से सिफारिश कर सके कि जी राष्ट्रपति शासन लगा दो, ये सारी की सारी चीज़ें। नेक्स्ट है कि ऐसी भी स्थिति आ सकती है जब केंद्र सरकार के, जैसे हमने पढ़ा था केंद्र सरकार केंद्र सूची, सॉरी केंद्र सूची था वो क्या था, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। मैंने आपको बताया था राज्य सूची पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, बट ऐसा नहीं है। कभी ऐसा भी आ सकता है टाइम जब केंद्र सरकार को राज्य सूची पर भी कानून बनाना सके, बनाना पड़ जाए, तो ऐसा कर सकती है केंद्र सरकार कभी कभी। ठीक है, बट ऐसा राज्य सरकार नहीं कर सकती, केंद्र सरकार के जो संघ सूची पे कानून नहीं बना सकती, बट उल्टा हो सकता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के किसी भी टॉपिक पर कानून बना सकती है। इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा जो आईपीएस आईएएस वगैरह होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, केंद्र सरकार के होते हैं, और वो ज़्यादा नियंत्रण करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ, पीसीएस होता है, आईपीएस होता है, एसएचओ होता है, इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन वो होता है? आप बोलोगे आईपीएस आईएएस होते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार के अंडर होते हैं ये किसी भी स्टेट क्या है, पीसीएस से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, और इनको है ना राज्य सरकार हटा नहीं सकती। अगर आप आईपीएस हो, है ना, किसी राज्य में आपकी पोस्टिंग है, तो राज्य सरकार आपको हटा नहीं सकती, केंद्र सरकार ही हटा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एकहरी नागरिकता। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हो, आपसे पूछा जाता है हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप क्या बोलोगे? मैं पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, दिल्ली से। आप बोलेगे माई नेम इज भारत, आई एम फ्रॉम इंडिया, मेरा तो नाम ही भारत है। तो समझ रहे हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो आप ये बताओगे ना कि जब आपसे पूछा जाएगा वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप कंट्री का नेम लोगे। तो यही है कि एक अधिकार नागरिकता है। ठीक है, चलो, राज्य की कोई नागरिकता नहीं है आपके पास कोई ऐसा प्रूव नहीं होगा जो बोलेगा कि आप इस राज्य के भी नागरिक हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। हम केंद्र की ही वो समझते हैं। ठीक है, चलो, नेक्स्ट है कि भारतीय संघ में सशक्त केंद्र सरकार क्यों है, यानी केंद्र सरकार को ज्यादा पावर क्यों दे रखी है, राज्य सरकार को कम क्यों दे रखी है? तो भारत है ना बहुत विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत के अंदर अलग अलग धर्म, जाति, लैंग्वेज, कल्चर के लोग वगैरह रहते हैं, है ना। और जब भारत का विलय हो रहा था ना, तो उस समय भी बहुत सारी अलग अलग जो है वो देसी रियासतें थी, रजवाड़े थे। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय उनको भारत के अंदर मिलाया गया, और उस समय केंद्र सरकार का पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ऐसा नहीं होता तो उस समय देश जो है वो बिखर जाता। बहुत सारे जो रजवाड़े हैं वो अपना अलग अलग देश बना लेते। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय संविधान के संघात्मक है, लेकिन वास्तव में एकात्मक इसकी आत्मा है। अब इसका मतलब समझा देता हूं मैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान में संघात्मक है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, है ना, स्थानीय सरकार ऐसे बटी हुई है, बट एकात्मक है, सारी पावर केंद्र सरकार को ही दी गई है। तो यही बताना है कि क्या क्या चीज़ें केंद्र सरकार को ज़्यादा पावरफुल बनाती है। तो वही चीज़ें हैं, ये वाली। ऊपर वाला भी लिख सकते हो, और ये वाला, ये मैंने हेडिंग दे रखी है। बाकी इसको एक्सप्लेन करना है, जो कि मैं ऊपर कर चुका हूँ। ठीक है, राष्ट्रपति और आपातकाल में भी ज़्यादा शक्ति होती है, राष्ट्रपति के टाइम भी के पास भी ज़्यादा शक्ति होती है। ये हमारे आर्टिकल लिखे हैं 257। आर्टिकल 257 ये कहता है कि जो हमारी केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है, आईपीएस आईएएस, उनके पास ज़्यादा पावर होगी राज्य की कार्यपालिका से। ये वही बात लिखी हुई है। दूसरा है अनुच्छेद 1, क्या कहता है, ये आ सकता है कि भारत, दैट इज इंडिया, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वह होंगे जो पहली अनुसूची में विनिष्ट है, यानी राज्य के अंदर वो सारे के सारे टॉपिक आएंगे जो फर्स्ट अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्थानीय सरकार क्या होती है। स्थानीय सरकार आपको पता होगा, जो एक एरिया के अंदर सरकार होती है उसको स्थानीय सरकार कहते हैं। ठीक है, जो सबसे नीचे तबके पे होती है, आपको पता है, सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर आपकी स्थानीय सरकार होती है। ठीक है, सबसे नीचे तबके की होती है, गाँव में होती है अलग, शहर में होती है अलग। एक और बात बता दूं, आपसे पूछा जाएगा कि स्थानीय सरकार का होना क्यों जरूरी है, एमसीडी वगैरह क्यों होनी चाहिए, नगर पालिका क्यों होनी चाहिए, पंचायत वगैरह क्यों होनी चाहिए। तो यही है, पहली बात तो ये लोकतंत्र को मजबूत करता है। दूसरा है कि लोगों की भागीदारी वगैरह बढ़ाता है ना। स्थानीय स्तर पे लोगों की भागीदारी वगैरह बनाता है। सामान्य लोगों का अधिक जो सामान्य नागरिक की प्रतिनिधियों तक पहुंच होती है ना। अब मैं, अगर मान लो आपके एरिया का बल्ब खराब हो जाए, तो आप सीएम के पास जाओगे या पीएम के पास जाओगे? नहीं जाओगे ना उनके पास, आप अपने एरिया के एमसीडी वगैरह के पास जाओगे कि देखो जी लगा दो यार, है ना। नेक्स्ट है कि जो जन कल्याणी जो कार्यक्रम होते हैं ना, वो जल्दी लोगों तक पहुंच पाएंगे। अगर पीएम, आज तो चलो इंटरनेट का जमाना है, बट एक टाइम पे इंटरनेट नहीं था, तो अगर पीएम कोई स्कीम निकालते थे तो लोगों तक पहुंचने में 1 डेढ़ साल लगता था, है ना।
तो अगर मान लो एक एरिया के अंदर कोई स्कीम निकलेगी तो वो लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच पाएगी, तो इसलिए हमारे सारी सरकार का होना इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि आपसी सामंजस्य व सफल शासन हेतु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बता देना बस, लास्ट पॉइंट में ये लिखना है ना, लोकतंत्र की आत्मा है और ये सफल प्रशासन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं जी अनुच्छेद संशोधन 73वें पे और संशोधन 74वें पे। पहले मैं आपको बता दूं, एक पी के थुंगन कमीशन ने हमारे ये पी के थुंगन कमीशन ने 1989 के अंदर बेसिकली एक रिपोर्ट पेश करी थी। ठीक है, उसमें उन्होंने बोला था कि स्थानीय सरकार होनी चाहिए और स्थानीय सरकार में कुछ चेंजेस आने चाहिए। तो 1992 के अंदर स्थानीय सरकार में कुछ चेंजेस लाए गए। 1992 में जो लाया गया वो गांव वाले एरिया के लिए लाया गया, और 1993 या 1992 के टाइम में ही बेसिकली आगे के टाइम में शहर के लिए लाया गया। ठीक है, इसको ये वाला जो है वो है संशोधन 73वां और ये है संशोधन 74वां। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा संशोधन जो है जिसमें जो गांव की स्थानीय सरकार के लिए जो है वो संशोधन किया गया था, तो संशोधन कौन सा था, वो था 73वां और ये था 74वां। एक्चुअली दोनों में सेम चीजें बोली गई थी, बट मैं आपको बताता हूँ क्या है कि संशोधन 73वें में क्या बोली गई थी, फिर आप नीचे पढ़वाऊंगा मैं आपको। 73वें संशोधन में पहली बात ये बोली गई थी कि ना हर राज्य के अंदर क्या होगा कि 3 स्तर की सरकारें होगी, त्रिस्तरीय सरकारें होगी। त्रिस्तरीय सरकारें क्या होती है, क्या ना जो स्थानीय सरकार होती है उसको भी 3 भागों में बांटा जाएगा। सबसे पहले होगी ग्राम पंचायत, फिर होगी ब्लॉक, फिर होगी जिला पंचायत। ये गांव की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, शहरों की बाद में बात करेंगे। दूसरा है कि इनको चुनाव जो है उनको हर 5 साल में इनके चुनाव करवाए जाएंगे, और चुनाव करवाने के लिए, पंचायत के चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है वो आरक्षण भी दिया जाएगा, महिलाओं को और SC ST को आरक्षण दिया जाएगा 1/3। ठीक है, नेक्स्ट है कि बहुत सारे विषय जो पहले राज्य सूची के अंदर थे अब उनको स्थानीय सरकारों में यानी पंचायत वगैरह में डाला जाएगा। यानी बहुत सारी जो पावर जो थी जो राज्य सरकार के पास थी अब वो स्थानीय सरकार के पास जाएगी। और 29 विषय ऐसे हैं जो पहले राज्य सूची के पास थे, बट अब वो किसके पास है, वो स्थानीय सरकारों के पास है, जिसको कहाँ लिखा गया है, 11वीं संविधान की 11वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से नहीं मिलेंगे स्थानीय सरकार को, इसके लिए राज्य वित्त आयोग बनाया गया है। ठीक है, चलो हमारा जो 74वां संशोधन है वो भी सेम है एकदम। ठीक है, बट इसमें 2-3 बातें हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि गांव में तो आपको पता है 3 स्तर की सरकारें कौन कौन सी थी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और फिर जिला परिषद, जिला परिषद। हाँ, बट शहर में क्या होता है, शहर में सबसे नीचे जो होती है उसको कहते हैं नगर पंचायत, शहर में, है ना, नगर पालिका होती है, और नगर निगम होता है। जैसे बाहर दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली थोड़ा सिटी वाला इलाका हो जाता है, तो यहाँ पर नगर निगम है। कुछ टाउन वाले इलाके होंगे तो वहां पर नगर पालिका होगी, और कुछ जो अभी सेमी टाउन वाला इलाका होगा वहां पर नगर पंचायत होगी। तो ऐसे बटा हुआ होता है। अब क्वेश्चन ये आता है सर गांव और शहर में क्या डिफरेंस होता है, तो पहले मैं बता दूं कि अगर कोई एरिया जिसके अंदर 5,000 से ज्यादा लोग रहते हों, प्लस 75% से ज्यादा लोग वहां पर नॉन एग्रीकल्चर यानी खेती के अलावा कोई काम करते हो, तो वो शहर कहलाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे कि स्थानीय सरकार के समक्ष समस्याएं जो है वो बतानी है कि स्थानीय सरकार को कौन कौन सी समस्या आती है। पहली तो उनको धन की कमी रहती है, राज्य सरकार पैसे नहीं देती उनको। नेक्स्ट है कि वित्तीय मदद के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है, अगर मिलते भी है पैसे तो उस पर भी राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है ना, कि राज्य सरकार पैसे देगी तभी ये काम होगा। नेक्स्ट है कि जनता की जागरूकता ना होना, जनता जागरूक नहीं होती। आपको मैं बता दूं लोकसभा के इलेक्शन में वोट देने जाती है जनता, बट जब स्थानीय सरकार के इलेक्शन होते हैं MCD वगैरह के तो वोट देने नहीं जाती। नेक्स्ट है कि आय से अधिक खर्च करती है ना, आय से अधिक तो खर्चे हो जाते हैं स्थानीय सरकार के, तो ये भी दिक्कत रहती है। ये हमारा अनुच्छेद 243 है। अनुच्छेद 243 ये कहता है कि पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायी किसी भी प्रदेश की विधायिका कानून बनाकर ये वही है जो मैंने आपको बताया था कि 29 जो टॉपिक्स हैं वो 11वीं अनुसूची में डाले गए हैं, और इसमें क्या है ज्यादा पावर दी गई है हमारी स्थानीय सरकार को। ठीक है, और राज्य सरकार से कुछ टॉपिक लेकर उसको स्थानीय सरकार में डाले गए हैं जो कि 11वीं अनुसूची में लिखा गया है। ठीक है, चलो अब आ जाती नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है कि संविधान संशोधन के तरीके विस्तृत का वर्णन कीजिए, यानी संविधान में संशोधन आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके हैं। पहले तो सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि 51% लोकसभा से, मतलब 50% प्लस 1%। ठीक है, विशेष बहुमत होता है 2/3, है ना, यानी 66%। आपको शायद समझ ना आ रहा हो, मैं दोबारा से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपको संविधान में कोई चेंज करना है
तो मैंने आपको बताया था संविधान में चेंज करने के लिए पहले आपको लोकसभा में जाना पड़ता है या राज्यसभा में, फिर राज्यसभा में या लोकसभा में, मतलब दोनों हाउसेस में जाना पड़ता है। तो अगर आपका कानून, आपका बिल अगर विधेयक जो है वो एक नॉर्मल बिल है, ज़्यादा ज़्यादा मतलब कोई नॉर्मल बात बोली गई है आपके संविधान से, जैसे मान लो लेट्स अज्यूम मैंने बोला कि क्रिमिनल की सज़ा 6 साल से 7 साल हो जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है ये, तो ये नॉर्मल है। तो इस पे क्या होगा, अगर वोटिंग चाहिए होगी ना, तो 50% वोट लोकसभा की प्लस एक एक वोट और, अगर ये होता है तो ये लोकसभा से पास हो जाएगा, फिर राज्यसभा में भी इसी से ही वोटिंग। अगर कोई अनुच्छेद ऐसा है जो कि थोड़ा विशेष है, जो कि थोड़ा पावरफुल है, जैसे कि मान लो लेट्स अज्यूम एग्जाम्पल लेते हैं जी, कि राज्य की पावर, जो शराब है ना, शराब, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिल पे नहीं लेना, ठीक है, भावनाओं में बह जाओ। चलो यार मैं हटा ही देता हूँ, कृषि है, चलो कृषि को है ना, केंद्र सरकार ने बोला कि अब से जो कृषि के मामले है ना वो सिर्फ केंद्र सरकार ही देखेगी, तो इसमें लोकसभा से भी पास करना पढ़ाना पड़ेगा, राज्यसभा से भी, बट क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कृषि, तो इसीलिए ना इसके लिए आपको 50% नहीं, आपको इस बार 66% प्लस 1 वोट चाहिए, या मैं बोलूँ 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जितने भी उपस्थित होंगे उनकी। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई कानून है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ जीएसटी, सारे स्टेट को इफेक्ट करेगा, तो उसके लिए जो होता है कि 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए, और भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से आधे राज्यों की परमिशन चाहिए, ठीक है जी। तो इन 3 तरीकों से आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, और मैं आपको बता दूं आर्टिकल अनुच्छेद 368 हमारा ये कहता है कि भारत की जो संसद है वो संविधान में चेंज कर सकती है, संशोधन कर सकती है, पारित करवा के, बिल पारित करवा के, ठीक है। चलो अब यही देखो, मैंने बताई दिया आपको, विशेष बहुमत में क्या होता है कि 2/3 होता है, ठीक है। वैसे नॉर्मल में क्या होता है, 51% प्लस 1 होता है, इसमें देखो 51% से थोड़ा अधिक, यानी 51% तो चाहिए, प्लस 1 चाहिए। और इसमें क्या होता है, इसमें 2/3 होता है, और जो हमारा तीसरा वाला होता है उसमें मैंने आपको बता दिया, विशेष बहुमत में क्या होता है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, प्लस आधे राज्यों की परमिशन भी चाहिए, तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। चलो ये टॉपिक वगैरह लिखे हुए हैं, देख लेना कौन कौन से टॉपिक आते हैं हमारे, जैसे नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति को लेकर अगर कोई कानून बनता है तो उस पर आपको सिर्फ 50% प्लस 1 वोट चाहिए। अगर मौलिक अधिकार की बात हो रही है तो उस पर 66% वोट चाहिए, यानी 2/3 वोट चाहिए। और अगर विशेष बहुमत है, जैसे 370 वगैरह राष्ट्रपति के निर्वाचन वगैरह की बात है, तो 2/3 भी चाहिए आपको, प्लस आधे राज्यों की, भारत में जितने भी राज्य हैं आधे राज्य सरकार की परमिशन भी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो यही वो ही बात लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि भारतीय संविधान को एक जीवित संविधान क्यों कहा जाता है, या गतिशील संविधान क्यों कहा जाता है। तो भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो समय के साथ चेंज हुआ है, भारत के संविधान को बने 73 साल हो चुके हैं, ठीक है। और भारत के संविधान में उस समय बहुत चुनौतियां आई थी हमारे सामने, ठीक है। और हमने उस चुनौतियों को बहुत अच्छे से, पहली बात तो जीवित का मतलब वो चीज़ होती है जो समय के साथ बदलती है, समय के साथ बढ़ती है और समय के साथ मेच्योर होती है। भारत का संविधान भी कुछ इसी तरीके से है, भारत के संविधान को बने 73 साल हो गए हैं, ठीक है। परंतु अगर समाज में कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है जहाँ पर हमें लगता है कि संविधान में कुछ चेंज करना चाहिए, तो संविधान में चेंज जो है वो हम करते हैं। और यही चीज़ दिखाती है कि भारत का संविधान एक जीवित संविधान है, क्योंकि बाकी देशों के संविधान में आप चेंज नहीं कर सकते, बहुत देश के संविधान ऐसे भी होते हैं, ठीक है। चलो भारत के संविधान में अब तक कितने चेंजेस हो चुके हैं, तो 105 है, जो आपके सपोर्टिंग मटेरियल में लिखा है, तो 105 ही लिखना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चेंज तो हुए हैं थोड़े से, बट आप बुक के अकॉर्डिंग जाओगे तो वही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लेटेस्ट लिखा होता है आपकी बुक के अंदर, तो वही लिखना है। नेक्स्ट है कि मूल संरचना केशवानंद भारती केस, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था, क्या क्या नहीं कर सकते आप, कि पहली तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति सीमा निर्धारित होती है, दूसरी बात है कि संशोधन पर अनुमति जो है वो आपको लेनी पड़ती है, उससे, किससे, संविधान हमारे न्यायपालिका से, और आप न्यायपालिका के जो भी फैसले हैं वो अंतिम होगा, और उस पर आप चर्चा नहीं कर सकते संसद में, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान में संशोधन कितने प्रकार के हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अभी तक संविधान में जो संशोधन हुए ना 3 प्रकार के हुए हैं, प्रशासनिक संशोधन, संविधान की व्याख्या संबंधित, और राजनीतिक असहमति और सहमति द्वारा। पहले मैं बता देता हूँ, भारत के संविधान में ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं, उसको कहते हैं प्रशासनिक संशोधन। यानी पहले मान लो जज की, सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनके एज की जो क्या कहते हैं उसको, रिटायरमेंट एज थी ना, पहले 60 थी, अब उसे 62 कर दिया गया है, छोटा चेंज है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये प्रशासनिक संशोधन है, ठीक है। अब कुछ संशोधन होते हैं व्याख्या विभिन्न दृष्टिकोण, इसका मतलब क्या होता है, विभिन्न दृष्टिकोण, इसका मतलब है मान लो कोई वर्ड लिखा है जिसको लेकर हमारे संसद और न्यायपालिका के बीच में विवाद है,
तो उस विवाद को सही करने के लिए उस वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये भी एक छोटा है, कोई बड़ा चेंज नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि नेक्स्ट जो चेंज हुआ है हमारे संविधान के अंदर, यानी पहला तो हमने देख लिया प्रशासनिक चेंज हुए हैं जिसमें छोटे मोटे एज से रिलेटेड चेंज है या किसी वर्ड से रिलेटेड चेंज है। कुछ संशोधन हमारे भारत के संविधान में ऐसे हुए हैं जिसमें हर पार्टी जो है वो एग्री थी। एग्जाम्पल दूं इसका, जैसे कि हमारे ना आपको पता है कि हमारे भारत के संविधान में भारत में वोटिंग की एज कितनी है, 18। आज 18 है ना, बट एक टाइम पे 21 थी। और कब थी 21 से 18 कब हो गई, 1979 में, 89 में सॉरी, 89 में। और जब ये 89 के अंदर जब इसकी एज कम हुई थी ना, तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो एग्री थी। संशोधन 73वें, यानी वो है ना स्थानीय सरकार, और संशोधन 74वें, इसको लेकर भी सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो एग्री थी। तो राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन। ठीक है, तो ये वो संशोधन है। नेक्स्ट है विवादास्पद संशोधन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हुआ क्या था कि 1976 के टाइम में, 5 या 95 या 96 के टाइम में, मैं 95 96 क्यों बोल रहा हूँ, इस टाइम में ना इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, और तो इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा दिया था। तो उस टाइम के बीच में जो भी संशोधन हुए ना संविधान के अंदर वो सारे विवादास्पद है। जैसे कि संशोधन 38वां, संशोधन 39, संशोधन 42। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे भारत में है ना, आपको पता है संविधान में एक उद्देश्य प्रस्ताविका होती है ना, प्रियम्बल होता है, उसमें दो वर्ड है ना हमारे 1975-76 के टाइम में किए गए थे, इंदिरा गांधी ने किए थे। अब आप मेरे को बताना कौन से दो वर्ड ऐड किए गए थे हमारे प्रियम्बल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की आलोचना की जाती है, मतलब भारतीय संविधान की कुछ आलोचना की जाती है, वो आलोचना क्या है वो बताना है। पहले तो बोला जाता है कि भारत का संविधान एक बहुत ही बड़ा संविधान है। भारत के संविधान में सारी की सारी पावर केंद्र सरकार को दी गई है। भारत में भारत के संविधान जो है वो दूसरे देशों से लिया गया है, और भारत के संविधान में भारत के संविधान निर्माण में सभी लोगों का प्रतिनिधि नहीं हुआ। तो इसको लेकर जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता है भारत के संविधान को। अब बात करते हैं जी लास्ट क्वेश्चन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो है ना आपसे क्या पूछा जाता है, मैं बताता हूँ आपको, हमारे भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है ना, पहली बात तो एक दो नंबर में नहीं आएगा, बहुत ही कम चांसेस है कि एक दो नंबर में आए। ठीक है, अगर ये आपसे पूछा जाता है भारत का राजनीतिक दर्शन क्या है, तो वही सारे के सारे पॉइंट, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, है ना, समतावादी यानी समानता, लोकतंत्र, उदारवादी, ये वर्ड को ही एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, और यही जो है वो हमारे भारतीय संविधान का राजनीतिक आदर्श है। ठीक है, आप जब अपना चैप्टर खोलोगे ना तब भी आपको यही सारे के सारे पॉइंट वगैरह मिलेंगे। ठीक है जी, आई होप ये सारे के सारे अब इसको रीड कर लेना। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ आता तो मेरे को बता देना, नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में, नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा का पूरा आराम से अपनी ईजी लैंग्वेज में लिखकर। ठीक है, चलो नहीं भी होता फिर भी मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मेन पॉइंट स्टडी 11th आर्ट्स लिखोगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं नोट्स की पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, तो नोट्स की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर ना मिले तो टेलीग्राम पे चले जाना। ठीक है, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से पता चल गई हो। ये रहा, और बाकी मेन पॉइंट टेक वाला चैनल, इस पर मैं ये बताता हूँ कि स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, तो इस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो लाइट चली गई इसलिए नेट भी चला गया, तो और बाकी ये भरत कुमार खोरवाल वाला चैनल है हमारा, भरत खोरवाल वाला, तो इसको भी आप लाइव क्लासेस इस वे होगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय बाय।